प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तपस्या ने अभिमन्यु के साथ वापस प्रतापगढ़ जाने से मना कर दिया था, लेकिन पार्थ के समझाने से वह उससे बात करने के लिए उसके पास गई। तपस्या ने देखा अभिमन्यु की उंगलियों में चोट लगी हुई थी, जो कि उसे थोड़ी देर पहले ही लगी थी। तपस्या उसके हाथ पर लगी चोट को देख रही थी। फिर उसे अपने माथे पर लगी चोट का ख्याल आया। दोनों को अलग अलग उन दो जगहों पर चोट लगी थी, जिन दो जगहों का इस्तेमाल शादी में सिंदूर भरने के लिए होता है, तपस्या के माथे पर और अभिमन्यु की उंगलियों पर। तपस्या को अपने ख्यालों में खोया हुआ पाकर अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ, तुम मेरे पास वापस क्यों आ गई? कुछ नहीं, शायद ये इत्तेफाक हो सकता है, तपस्या ने खोए हुए स्वर में कहा। कैसा इत्तेफाक? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अभिमन्यु उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। तपस्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अभिमन्यु और उसकी चोट लगी जगह पर ठहरा था। उसने अपने मन में कहा, थोड़ी देर पहले मैंने मंदिर में कोई चमत्कार होने के बारे में माता रानी से प्रार्थना की थी। शायद ये कोई चमत्कार ही हो। क्या महज इत्तेफाक है या इसके बारे में मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ? मैंने अपने सपने में हम दोनों की शादी होते देखा था, तो क्या हम दोनों की शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा? तपस्या अभिमन्यु के सामने चुपचाप खड़ी सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, जब तुम्हें मुझे रोकना ही नहीं था तो फिर वापस क्यों आई? मैं तुम्हें रोकने के लिए ही आई थी। मैं भी तुम्हारे साथ वापस प्रतापगढ़ जाना चाहती हूँ, तपस्या ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। और तुम्हारा डिसीजन अचानक कैसे बदला? थोड़ी देर पहले तो इतना रूडली बात कर रही थी। यह तक कह दिया कि तुम दूर चले जाओ। एक बार भी नहीं सोचा यह सब सुनकर मेरे दिल पर क्या बीतेगी। अभिमन्यु का दबा हुआ गुस्सा तपस्या पर निकल रहा था। मुझे तुम्हें वह सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे समझ आ गया है, प्रॉब्लम से दूर भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें उसका सामना करना होगा। यह तो अच्छी बात है, तुम्हें समझ तो आया। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तपस्या ने पलकें झपकाई और उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों के बीच सब सही होता देख पार्थ भी उनके पास आया। तुम लोगों के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि सब ठीक हो गया है। अगर तुम लोग वापस प्रतापगढ़ जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एंड डोंट वरी, इस मिशन में मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, पार्थ ने उसके पास जाकर कहा। ठीक है, अभिमन्यु ने उसे अपने साथ आने की इजाज़त दे दी। आज से हम तीनों के बीच कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहेगी। हम वहाँ किसी मकसद से वापस जा रहे हैं, इस बारे में कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उर्मिला आंटी, तपस्या ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी बात काट कर कहा, माँ इस बारे में सब कुछ जानती हैं। शायद वह हमें इन सब से प्रोटेक्ट करना चाहती है, तभी हमारी शादी रावी से करवा रही हैं। तुमने सोचा है तुम इस शादी से कैसे बाहर निकलोगे? पार्थ ने पूछा। अभी तक तो नहीं, पर इतना ज़रूर है कि मैं रावी से शादी नहीं करूँगा, अभिमन्यु ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उर्मिला आंटी ने मुझे महल से जाने के लिए कहा था। अब वह मुझे वापस देखेंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। शायद वह मुझ पर गुस्सा करें, तपस्या ने कहा। उसकी बात का जवाब देते हुए अभिमन्यु ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम मुझ पर यकीन करके मेरे साथ महल जाने के लिए तैयार हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है वहाँ कितना खतरा है। अगर बात कभी तुम्हारी जान पर आई तो तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूँगा तपस्या, यह मेरा तुमसे पक्का वादा है। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी।
उसकी बात सुनकर पार्थ ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, तुम्हारे वर्ड्स तो काफ़ी रोमांटिक हैं। कभी सोचा नहीं था आर्मी वाले भी इतने रोमांटिक हो सकते हैं। अगर तपस्या की जगह मैं खड़ा होता और लड़की होता तो इस प्रपोजल पर हाँ बोल देता। पार्थ के कहते ही तपस्या ने जल्दी से अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से दूर किया। सब कुछ फाइनल होने के बाद वह लोग वहां से प्रतापगढ़ के महल जाने के लिए रवाना हो चुके थे। उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद केयरटेकर उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा वहां पर चावल और फूल बिखरे हुए थे। वो लोग कहाँ गए और ये चावल? इस तरह चावल और फूल तो लड़की शादी करके अपने मायके से विदा होती है तब पीछे की तरफ फेंकती है। ये यहाँ किसने गिराए होंगे? केयरटेकर हैरानी भरी निगाहों से इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के महल में रावी और अभिमन्यु की सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इन सब के बीच अभिमन्यु को वहां न पाकर उर्मिला देवी परेशान थी। अभिमन्यु को पूरे महल में ढूंढने के बाद वह गौरव के पास गई। गौरव, उन्नति और हेजल उस वक्त पास में थे। वो तीनों अभिमन्यु और तपस्या के बारे में बातें कर रहे थे। उर्मिला को वहां आता देखकर उन्होंने अपनी बातें करनी बंद कर दी। गौरव, क्या आपको पता है अभिमन्यु कहाँ गए हैं? उर्मिला देवी ने परेशान स्वर में पूछा। उन्नति ने आंखों के इशारे से उसे कुछ न बताने के लिए कहा। गौरव ने उर्मिला देवी को जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैंने तो उसे कल से नहीं देखा। मैं बस आपके पास उसके बारे में पूछने के लिए आने ही वाला था। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। वह इतने लापरवाह तो नहीं है, उर्मिला देवी ने बड़बड़ाकर कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी उन्नति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बड़ी माँ, मुझे आपसे अभिमन्यु भाई के बारे में कुछ बात करनी है। नहीं उन्नति, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी इस वक्त हमें बहुत काम है। अभिमन्यु भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल उनकी और रावी की सगाई है। ना तो उन्होंने अब तक शॉपिंग की है और ना ही कल पहनने वाले कपड़े सेलेक्ट किए हैं। उर्मिला देवी ने बात को बदलकर उसे टालना चाहा, लेकिन उन्नति ने फिर से अपनी बात उनके सामने रखी। मुझे भाई की शादी के सिलसिले में ही बात करनी है। ठीक है, जो भी कहना है जल्दी कहिए, उर्मिला देवी ने कहा। बड़ी माँ, जब भाई रावी से शादी करना ही नहीं चाहते तो आप उन्हें क्यों फोर्स कर रहे हैं? आप जानती है ना, इस शादी से उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उन्नति ने भावुक होकर कहा। उन्नति का साथ देते हुए गौरव बोला, हाँ आंटी, उन्नति सही कह रही है। उस दिन हमारी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि आप इस शादी को रोकने के लिए कुछ करेंगी। आपने कुछ नहीं किया। ऊपर से अब आप उन दोनों की सगाई की तैयारियां करवा रही हैं। मुझे यहाँ पर कस्टम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता आंटी, पर इंडिया हो या लंदन, हर पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। प्लीज़ आप इस शादी को रोक दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, हेजल ने कहा। मैं तुम बच्चों के इमोशंस समझ सकती हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता। रावी का परिवार यहाँ आ चुका है, सारी बातें फाइनल हो गई हैं। रही बात अभिमन्यु की, तो वह दुनिया के इकलौते इंसान नहीं है जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं। शादी के बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा, उर्मिला ने जवाब दिया। उन तीनों में से कोई भी आगे कुछ कह पाता उससे पहले उर्मिला वहाँ से चली गई। उनके बर्ताव ने उन तीनों को हताश कर दिया, खासकर उन्नति को। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर गौरव ने कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई भी इतना सेंसिबल नहीं है जिससे इस बारे में बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? बड़े दादा सा, उन्नति के बजाय हेजल ने जवाब दिया। याद है उन्नति, तुमने बताया था कि वह काफ़ी मॉडर्न है, क्यों ना हम उनसे जाकर बात करें? वह तो घर के बड़े हैं, इसलिए तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ को उनकी सुननी ही पड़ेगी। सही कहा तुमने,
वैसे तो यह शादी उन्होंने फिक्स की है, लेकिन हम उन्हें कहेंगे अभिमन्यु भाई इस शादी से खुश नहीं है तो वह उनकी खुशी के लिए इस शादी को कैंसिल कर देंगे। बड़े दादा साहब के नाम से उन्नति के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक थी। उसके हाँ कहने पर गौरव ने तुरंत कहा, तब तो हमें और देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन वह है कहाँ? मैंने अब तक उन्हें देखा नहीं। वह काफ़ी पुराने ज़माने के हैं ना, तो एनी टाइम ध्यान पूजा वगैरह में व्यस्त रहते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वह हमेशा महल के टॉप फ्लोर पर रहते हैं। वैसे तो वहाँ बिना परमिशन के जा नहीं सकते, लेकिन मामला इतना सीरियस है, मुझे नहीं लगता बड़े दादा साहब हम पर गुस्सा करेंगे। उन्नति ने उन्हें ऊपर जाने की हामी भरी। वह इस बात से अनजान थी कि महल के टॉप फ्लोर पर प्रताप सिंह ध्यान और पूजा में व्यस्त रहने के बजाय अपनी तीनों पत्नियों के साथ काली साधना में लीन रहते थे। मैं पहले देख आती हूँ कौन कहाँ है, ताकि हमें कोई ऊपर जाते हुए ना देख ले, उन्नति ने कहा। उन्नति वहाँ से निकलने को हुई, तभी रावी का भाई पारस उसके रास्ते में आ गया। जल्दबाजी में निकलते हुए उन्नति उससे टकरा गई। आई एम सो सॉरी, वह मेरा सामने की तरफ ध्यान नहीं था, कहकर उन्नति वहाँ से निकलने लगी, लेकिन पारस ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। उसकी इस हरकत पर उन्नति गुस्सा हो गई और उसने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। आगे से मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे, उन्नति चिल्लाकर बोली। पारस के थप्पड़ पड़ने पर गौरव और हेजल दौड़कर उस तरफ आए। उसके थप्पड़ मारने पर पारस गुस्सा हो गया। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, उसने गुस्से में जवाब दिया। ओह रियली? उन्नति के बजाय गौरव ने जवाब दिया। वह भी उसकी इस हरकत से काफ़ी गुस्से में था। बदतमीजी तुम करो और महंगा इसे पड़ेगा? एक आर्मी ऑफिसर के सामने रोब झाड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अपनी है दादागिरी किसी और के सामने दिखाना। अगर यहाँ किसी को पता चला ना तुमने क्या किया है, तुम्हारे परिवार के साथ साथ रावी का भी बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक देंगे। वहाँ से निकलने की बात सुनकर पारस हड़बड़ा गया। उसने अपने मन में कहा, मम्मी और पापा को पता चला तो मार मार कर मेरी जान ले लेंगे, ऊपर से इनके पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी कहाँ इन चक्रों में उलझ गया। इस लड़की से तो बाद में निपट लूँगा। पारस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही गौरव ने उन्नति से पूछा, तुम ठीक हो ना? उन्नति ने हाँ में सिर हिलाकर हामी भरी। इन सब से उसका मूड और ख़राब हो गया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हम रात को बड़े दादा साहब से बात करने चलेंगे जब सब सो जाएंगे, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, पर हम अभिमन्यु को इन सब से बाहर निकाल कर रहेंगे। गौरव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। उसके इस बर्ताव से हेजल काफ़ी इम्प्रेस हुई। वो उसकी तरफ खोई हुई नज़रों से देख रही थी। उन्नति वहाँ से अपने कमरे में चली गई। गौरव ने देखा हेजल उसकी तरफ खोई हुई नज़रों से देख रही है। अब तुम्हें क्या हुआ मैडम? उसने उसके सामने चुटकी बजाई, जिससे हेजल का ध्यान टूटा। हेजल ने बिना कुछ बोले ना में सिर हिलाया और वहाँ से चले गई। गौरव ने भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अभिमन्यु के आने का इंतज़ार करने लगा। अभिमन्यु, तपस्या और पार्थ महल लौटे तब रात के 1 बज चुके थे। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें टाइम लग गया। महल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सब सोने जा चुके थे। बाहर की कुछ गिनी चुनी लाइट्स जल रही थी। वह तीनों गाड़ी से बाहर आए। महल में जाने से पहले तपस्या ने टाइम देखते हुए कहा, अच्छा हुआ हमें आने में इतनी देर हो गई, वरना उर्मिला आंटी को सब कुछ समझाना पड़ता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना कैसे करूँगी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है तपस्या। मैंने कहा ना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसने तपस्या का हाथ पकड़ा और उसके साथ महल के अंदर प्रवेश करने लगा। जैसे ही दोनों ने अपना पहला कदम महल के मुख्य द्वार पर रखा, अचानक वहाँ जल रही कुछ लाइट भी एक झटके में साथ बुझ गई।
उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि किसी औरत की दर्दनाक चीख वहाँ गूंजी और हवा के जोरदार झोंके ने उन्हें बाहर की तरफ धकेल दिया।